हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अपने पिछले दोनों वीडियो में जिनमें मैंने आप लोगों के साथ में फिजिक्स और बायो के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को शेयर किया था, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि कैसे हमें जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आएगा उसमें कितने घंटे मिलेंगे। हमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, टाइम अलाउड होगा 2 आवर्स का। 3 सेक्शंस होंगे जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस होंगी हमारे पास में। ठीक है, स्टूडेंट को उन इंटरनल चॉइसेस में से खुद से सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं। राइट, अब देखो जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आया केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का मैं सैंपल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ इस समय आप लोग को। फिजिक्स और बायो के सैंपल पेपर्स को मैंने अपने पिछले वीडियोस में सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब द टेबल शोज दैट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये हमारे पास में 4 एलिमेंट्स गिवन है पी क्यू आर एंड एस। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड कौन से एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन किस में आता है। कार्बन आता है हमारा कौन से ग्रुप में, कार्बन आता है 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये है 2 4। ठीक, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि कार्बन ना तो कैटायन बना सकता है ना एनायन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि उसके लिए उसे बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। वो 6 प्रोटॉन्स 4 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ऑन नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। इसलिए कार्बन क्या करेगा, ना तो वो कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, तो वो करेगा म्यूचुअल शेयरिंग। वो ये कहेगा कार्बन कि भाई ना तो मैं कैटायन बना सकता हूँ ना मैं एनायन बना सकता हूँ, मैं तो सिर्फ शेयर कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो किन एलिमेंट्स के साथ में करता है, जो आपके सैंपल पेपर में 4 एलिमेंट्स के लिए पी क्यू आर एस। अब इन पी क्यू आर एस में से वो किन एलिमेंट्स के साथ में अपनी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जो पी एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 2 6 का मतलब हमारे पास में पी के पास में कितना एटॉमिक नंबर हो गया या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रल एटम के अंदर सेम होंगे, दैट इज द 8 प्रोटॉन्स। इट मींस एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। तो जो पी एलिमेंट है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में दे दिया, पी एलिमेंट का जो नाम क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ में कार्बन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बनी है, कार्बन है ऑक्सीजन की। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज क्यू। क्यू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। 281 मतलब 8 और 2 10 और 11। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर, दैट इज सोडियम। क्यों सोडियम हो गया, तो सोडियम क्या है, सोडियम इट इज अ मेटल जो कि फर्स्ट ग्रुप में आता है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि मेटल्स कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो सिर्फ दान करते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, यानी कि वो सिर्फ कैटायन बनते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्यू के साथ में कोई बॉन्डिंग कार्बन की नहीं होगी। आर, आर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। 287 मतलब 8 और 2 10 और 7 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स मीन 17 प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज 17। किसका है, इट इज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का है ये। अब क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्लोरीन से कहेगा कि मैं तेरे साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता हूँ, तो
लेकिन तुम्हें 4 क्लोरीन एटम को, तुम 4 को मेरे एक अकेले कार्बन के साथ में शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो कार्बन के साथ में क्लोरीन शेयर करके बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl4 हम लोगों ने पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म भी हमने पढ़ा है, CHCl3 होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ में कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेता है। S क्या है? 288, यानी कि 8 और 2 10 और 82। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, किसी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। ठीक, अपने आप में सेटिस्फाइड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब किसी भी बॉन्डिंग की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन ये एलिमेंट है कौन सा? ये है आर्गन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? P एंड R। P और R हमारा हो गया जो दो एलिमेंट जिनके साथ में कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अब सेकेंड पार्ट क्या है? कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। देखो, मैंने ये बताया था अभी अभी आप लोगों को, और अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जो मेरा इसका कार्बन का जो वीडियो है, जिसको आप लोग मेरे चैनल साइफॉक में देख के और उसको आप रिकॉल कर सकते हो, कि कार्बन ना तो कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है। कार्बन सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब शेयर करने के लिए कुछ ही एलिमेंट्स हैं उसके पास में जिनके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या बॉन्डिंग कर सकता है। तब कार्बन बेचारा क्या करेगा? कार्बन सोचता है कि मैं एक काम करता हूं, मैं अपने ही एटम्स के साथ में बॉन्डिंग कर लेता हूं। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें कार्बन अपने ही एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। ठीक है, तो जैसे कार्बन से हम बना सकते हैं, जो हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज हम पढ़ते हैं, तो होमोलोगस सीरीज में कार्बन में हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें कार्बन अपने ही जैसे बहुत सारे, दो के साथ दो कार्बन मिलते हैं तो इथेन बनता है, 3 कार्बन मिलते हैं तो प्रोपेन बनता है, 4 कार्बन मिलते हैं ब्यूटेन बनता है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। अप टू 60 कार्बन लिंक करके हम लोग एक बकमुंस्टर फुलरेंस, हम लोग इस कंपाउंड को पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन है, कैटेनेशन हो गई, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, फिर हो गई टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब हो गया कि कार्बन जो है वो अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड्स बनाता है। इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट हैं जिनके साथ में वो म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, उनके साथ में भी कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग के साथ में, जिसकी उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, इस तरीके से बॉन्डिंग करके कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम टेट्रावेलेंसी। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंसी के थ्रू दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग से कंपाउंड्स बनाता है। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज द कैटेनेशन, इससे भी कार्बन अपने बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये डायग्राम है जिसमें, ये वाला डायग्राम है जिसमें एक पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स? कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं? ठीक, अब देखो यहां पर मैंने पीरियोडिक टेबल दी है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मेटल्स, और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स। बीच में जो जिगजैग लाइन है ये होते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। मेटल्स जनरली, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मेटल्स हमेशा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, बड़े दानी होते हैं ये मेटल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, कैटायन बनाते, कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाते। लेकिन अगर नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के साथ जब भी कंबाइन करता है, लिंक करता है, तो हमेशा बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। ये जो जिगजैग लाइन है ये होते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। मेटल कभी भी आयन कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाते, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जब वो नॉन मेटल्स के साथ में लिंक करते हैं, लेकिन जब नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ में लिंक करते हैं तो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक,
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। मैंने भी बताया कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये प्रेजेंट है नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के साथ में कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, जबकि नॉन मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये हो गया हमारा कौन सा, 18th ग्रुप हो गया। ये 18th ग्रुप है, यानी कि 18th ग्रुप में होती है सारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कंपाउंड्स कोई भी किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल स्टेशनरी होती है। ठीक, अब ये 17th ग्रुप हो गया, ये हो गया Z और Y। इसका मतलब ये नॉन मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कौन से दो एलिमेंट्स है जो मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज Y एंड Z। अब सेकेंड पार्ट क्या है, बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस Y। W और Z में एटॉमिक रेडियस बड़ा किसका है। अब देखो W आया है किस शेल के अंदर, किस पीरियड के अंदर, सॉरी अब पीरियड बोलेंगे, 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड में आता है W। ठीक है, Z किस पीरियड में है, इट इज इन द सेकेंड पीरियड। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो सेकेंड पीरियड का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल्स 2। ठीक, फोर्थ पीरियड का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल्स 4। तो बताओ किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा हुआ, जिसके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हुए। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा किसके हैं, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है W में, तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसका हो गया, W का। बिगर कौन सा है, W। ठीक, रीजन क्या हो गया, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। सेक्शन बी का अब ये 8th क्वेश्चन है जो तुम्हारे सैंपल पेपर में गिवन है, that choose an element from period 3 of modern periodic table that matches the description given below in each instance. Give reason for your choice. एलिमेंट 3 के पीरियड के एलिमेंट में हमें एलिमेंट चूज करना है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो इस डिस्क्रिप्शन को मैच करता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इट इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। डायमंड के जैसा स्ट्रक्चर किसका है। अब देखो डायमंड किसका पार्ट है, डायमंड इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। ठीक है, और जब कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड तो कार्बन किस में आ गया, कार्बन आ गया 14th ग्रुप में। तो कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 2 और 4। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कार्बन के जैसा ही स्ट्रक्चर किसका हो गया, कार्बन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, कार्बन के ठीक नीचे प्रेजेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो गया 284। ठीक है, 14th है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 14 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 284। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। टेट्रावैलेंसी हो गई। तो एक रीजन तो ये हो गया कि टेट्रावैलेंसी है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का वो बिल्कुल कार्बन के डायमंड की तरह से होता है। डायमंड इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की ही एक फॉर्म है जिसमें एटॉमिक नंबर सब कुछ सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो से तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सेकेंड पार्ट क्या है, इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम के जैसे वैलेंसी किसकी है, देखो लिथियम आ गया हमारा फर्स्ट ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ग्रुप का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में होता है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 13th ग्रुप है आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 14th में 4, 15th में 5, 16 में 6 एंड 17th में 7। तो लिथियम का जैसा वैलेंसी किसकी होगी, फर्स्ट ग्रुप है। तो यहाँ पर लिथियम के नीचे सोडियम आ गया, सोडियम भी लिख सकते हैं, पोटेशियम लिख सकते हैं, रुबिडियम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, तो हमने आंसर दे दिया सोडियम। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मेंशन कर सकते हो। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, वेरिएबल वैलेंसी है। ठीक है,
अब देखो ऑक्सीजन फैमिली कौन सी है, 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली हो गई। वेरिएबल वैलेंसी किसकी है, अब क्योंकि हमारे सिलेबस में तो 20 तक ही एलिमेंट्स है तो हम यहीं तक देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसके ऑक्सीजन के ठीक नीचे आता है दैट इज सल्फर। सल्फर की वैलेंसी वेरिएबल होती है, 3 भी होती है, 2 भी होती है, क्योंकि दो कंपाउंड्स बनाता है सल्फर, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी हो गई, 2 भी हो गई और 3 भी हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। तो C4H8 क्या है, C4H8 इज ब्यूटीन। ब्यूटीन देखो, ब्यूटेन हमने कैसे निकाला, C4, 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं ब्यूटेन में। 1 कार्बन है तो क्या हो गया मिथ, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन एंड 4 कार्बन है ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर H8 है। ठीक, तो H8 का मतलब क्या हो गया, H8 का मतलब हो गया कि कंपाउंड है ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटीन। और ब्यूटीन का अगर हमें आइसोमर्स बनाना है तो हम कितने बनाएंगे आइसोमर्स, तो आइसोमर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे। ब्यूटीन है तो मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन का ये स्ट्रक्चर है, एल्कीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है। तो हम सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं बनेगा, ये हमेशा बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो हमने पहले ये दोनों कार्बन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख दिया तो हमारे पास में आ गया ब्यूटीन, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने क्या किया, इस बॉन्ड को उठाया और हमने सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में रख दिया, दूसरा आइसोमर बन गया जिसका नाम हो गया 2 ब्यूटीन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर है। थर्ड में हमने क्या किया, ब्रांच चेन आइसोमर बना दिया। ब्रांच चेन आइसोमर का मतलब है हमने इसको उठाया और उठा के हमने यहाँ बीच में रख दिया। अब बीच में रखने के बाद में हमने वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दिया। हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, दिस इज द थर्ड आइसोमर। फोर्थ आइसोमर कौन सा बनेगा, देखो हम लोग साइक्लो स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है साइक्लो स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, इसका प्रोपीन का एक साइक्लिक फॉर्म बना देंगे इस तरीके से और ये बना देंगे, देखो ये 4, ये हमारा साइक्लो बन गया, यानी कि मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द फोर्थ आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स बने बच्चों, तो हमारे पास आइसोमर्स बने 4, दैट इज 4। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस, कैसे प्रूव करोगे। देखो होमोलोगस के लिए आप लोगों को बताया हुआ है कि हमेशा डिफरेंस होता है CH2 मॉलिक्यूल का। तो एक होमोलोगस अपने सक्सेसिव होमोलोगस से CH2 मॉलिक्यूल से डिफर करता है। और CH2 का मतलब हो गया 14 मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 2 2, तो 12 और 2 कितने हो गए 14। 14 यू मॉलिक्यूलर मास से डिफर करता है दो होमोलोगस, एक होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो एक CH2 मॉलिक्यूल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मीथेन जो हो गया CH4 हो गया, इथेन हो गया CH3CH6, एक CH2 ग्रुप ज्यादा हो गया। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों ही एल्कीन है, दोनों ही CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और ये 14 यू मॉलिक्यूलर मास से ये डिफर कर रहे हैं कि C4H8 एंड C5H10 दे आर होमोलोग्स। ठीक है, अब ब्रांच चेन आइसोमर का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये हमारा ब्रांच चेन आइसोमर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सिंपल क्या करेंगे, हम 1 2 3 3 कार्बन है, 3 हम सर्कल बना देंगे, 1 सर्कल 2 सर्कल थर्ड सर्कल, तीनों के बीच में हमने कार्बन को बिठा दिया। चौथा सर्कल हम सेकेंड कार्बन से अटैच करेंगे, ये हमारा चौथा सर्कल हो गया जो कि हमने सेकेंड कार्बन से अटैच कर दिया। अब देखो जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अच्छा इसका बनाया है, हाँ ठीक है इसका बना दो, ये डबल बॉन्ड, ये मैंने क्या किया है, मैंने उल्टा कर दिया है स्ट्रक्चर को, ये मैंने डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया है, सिंगल बॉन्ड यहाँ ले लिया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग।
तो हम बिल्कुल जैसा हमारा ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एज सच हम सर्कल्स बना के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आराम से शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को नहीं शो किया है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बनाती तो क्या होता कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा मैसी सा हो जाता। तो इसलिए हाइड्रोजन ये वेल है कि 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो हम एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल हम यहाँ बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनाने हैं तो 1 एंड 1 2, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, ये 2 और ये तीसरा हाइड्रोजन नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे, हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर 2 मिथाइल प्रोपीन या ब्रांच्ड आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। अब देखो, इसका जो सेकेंड पार्ट था वो ये था, ये चॉइस में है ये वाला पार्ट, कि अ कार्बन कंपाउंड A having melting point 156 Kelvin and boiling point 351 Kelvin with molecular formula C2H6O is soluble in water in all proportions। ठीक है, अब देखो, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कंपाउंड की, तो 156 केल्विन एंड 351 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ये होता है इथेनॉल का। तो C2H6O अगर हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C2H6O का, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या है, इट इज एन इथेनॉल, इथेनॉल है ये। इथेनॉल सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर सॉल्युबल होकर क्या बना देता है, बना देता है ये विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको, जो ये बनाता है इथेनॉल, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं, सॉरी इथेनॉल, विनेगर बनाता है एसिटिक एसिड, ये गलत बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये इथेनॉल है, इथेनॉल को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ए आइडेंटिफाई किया हमने, क्या बन गया, इथेनॉल बना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इथेनॉल का ये बन गया। ये मैंने पेपर पे बना के इस तरीके से यहाँ पे शेयर किया था। तो मैंने जैसे पीछे बताया कि 2 कार्बन है, तो हम क्या बना देंगे, 2 सर्कल बना देंगे, एक और एक, 2 सर्कल हमने बना दिए। उसके बाद में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक सर्कल, OH को एक साथ ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 सर्कल बन गए, 1 2 और 3 बन गए। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन बन गए और ये बन गया। अब सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ये देखो, हर जगह पर जहां पर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉग्स ऑफ ए। कोई भी 2 होमोलॉग्स हैं ए के, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो होमोलॉग्स ए के क्या हो सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है। अगर 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल, सिंगल कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल, ये बन गया CH3OH। और तीसरा हम 3 कार्बन का बना देंगे, C3H7OH, C3H7OH। ये होमोलॉग्स हो गए इथेनॉल के। ठीक, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4O, देखो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, CH4, और ऑक्सीजन को एस सच लिख दिया, जैसे यहाँ पे C2H6O लिखा था। इसी तरीके से C3H5O, 3 और 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, सॉरी ये 5 लिखा या 8 हो गए, C3H7O बनेगा, C3H7O बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे C3H5 नहीं है, C3H7O बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। इसके बाद में ये हमारा यहाँ तक हमारे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस, जितने भी मेरे नए मैं वीडियोस रिलीज करती हूँ वो आप तक पहुंचे और आप लोग अपना रिविजन टर्म 2 के लिए बहुत अच्छे से कर सकें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो।